Hello and namaskar. Welcome to all on Educo Gravity Study Channel. I hope you all doing well, friends and students. आज का हमारा स्टडी का टॉपिक है गवर्नर जनरल. उनके टाइम में जो भी सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुए थे उसको कवर अप करना है. तो टॉपिक है लॉर्ड वेलेस्ली, जो कि इंडिया में एज अ गवर्नर जनरल थे 1798 से लेके 1805 को. तो इन्हीं के टेन्योर में जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं इसको हम कवर अप करने वाले हैं. तो चलिए आज के स्टडी सेशन को स्टार्ट करते हैं ऑन एडुको ग्रेविटी पे. चलिए, तो पहला हमारा जो पॉइंट है वो है लॉर्ड वेलेस्ली की ब्रीफली इंट्रोडक्शन का. लॉर्ड वेलेस्ली का पूरा नाम है रिचर्ड कोले वेलेस्ली, जो कि ये इनका बर्थ टाइम है और ये 1842 तक जीवित थे. एक ब्रिटिश स्टेटमैन थे और साथ ही साथ कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर थे, जिन्होंने इंडिया में गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के रहे हैं. कब से कब तक? 1798 से लेके 1805 तक. अपने ये मिलिट्री कैंपेन के लिए जाने जाते हैं. इनको बहुत बड़ा श्रेय जाता है इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश राज के एक्सपेंशन के लिए. ठीक, तो इन्होंने एक सिस्टम बनाया था, उसका नाम था सब्सिडरी अलायंस सिस्टम. ये एक ऐसा नियम संधि था जो कि इंडियन रूलर्स और ब्रिटिश ये गवर्नमेंट के बीच में हुआ था. ये जो कराने वाले थे ये इनको क्रेडिट जाता है लॉर्ड वेलेस्ली के. इसी के बदौलत इस सिस्टम के थ्रू ब्रिटिश राज का इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पे एक्सपेंशन हुआ. ठीक, तो ये इनके कुछ पॉइंट्स हैं. देखिए, अब ये जो रिचर्ड कोले वेलेस्ली थे एक एफ्लुएंट एंग्लो आयरिश फैमिली में जन्म लिए थे आयरलैंड में. ईटन कॉलेज जो है इंग्लैंड का, वहां से इन्होंने पढ़ाई की है, क्रिस्ट चर्च और एटन कॉलेज ऑक्सफोर्ड से. वहां पे इन्होंने क्लासिकल एजुकेशन लिया है और वहां से ही इन्होंने अपने पॉलिटिक्स करियर के स्टार्ट कर दी थी. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट में ये वेरियस पोजीशन पे काम किए हैं पॉलिटिकल लेवल पे. फिर उसके बाद ये अपॉइंट हुए गवर्नर ऑफ मद्रास 1797 में और फिर गवर्नर जनरल ऑफ ये यहाँ पर आए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम किया. गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो ये उस टाइम आए थे जब यहाँ पे बहुत ज्यादा ये जो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है वो बहुत अनसर्टन था, निश्चित नहीं था, स्टेबिलिटी नहीं थी. और जो ब्रिटिश राज जो अपना यहाँ पे एक्सपेंशन कर रहा था वो भी बहुत सारे अपने क्या कहते हैं इसे, शत्रुओं से उनको हैंडल कर रहा था. ठीक, जैसे कि इनके थ्रेट्स थे, फ्रांस से इनका राइवलरी था, मैसूर हो गया, मराठास हो गए, ये सारे लोगों से ये लड़ रहे थे. ठीक, तो फिर इसके थ्रू इन्होंने वेलेस्ली जो थे वो डिटरमाइन थे कि ब्रिटिश पावर को इंडिया में एक्सपेंड करना ही करना है, इसका एक्सपेंशन करना ही करना है. ठीक, और अपना जो ये ब्रिटिश राज का इन्फ्लुएंस है यहाँ पे करना है. तो इसी के थ्रू ये बहुत अपने डिप्लोमेसी और मिलिट्री फोर्स के थ्रू इन्होंने बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बनाए और आगे जाके इन्हीं स्ट्रेटजीज की बदौलत ब्रिटिश राज बहुत बड़े लेवल पे इंडिया में एक्सपेंड हुआ. चलिए, तो जो पहला है इनके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इंपॉर्टेंट. ये संरक्षक थे आर्ट्स, कला और साइंस विज्ञान के. तो उसको प्रमोट करने के लिए इन्होंने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जिसमें इनका ये था कि जो भी इंडियन लैंग्वेजेस और कल्चर है उसकी स्टडी की जाए. ठीक, ये इनका एक पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट है कि कलकत्ता में गवर्नमेंट हाउसेस का निर्माण कराया. ठीक, जैसे हॉस्पिटल्स, ये सारी चीजें हो गए. एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बहुत अच्छी बिल्डिंग्स का निर्माण कराना कि एक प्रॉपर वे में ये काम किया जाएगा. अब एक पॉइंट ये भी है जानने वाले कि ये जो वेलेस्ली के यंगर ब्रदर थे, छोटे भाई, उनका नाम था आर्थर वेलेस्ली. ये ड्यूक ऑफ वेलिंगटन थे. तो इन्होंने जो फेमस बैटल आपने नाम सुना होगा, वाटरलू, जो कि नेपोलियन और ब्रिटिश के बीच हुआ था, तो उस वहां के ये वो मिलिट्री कमांडर थे. तो उन्होंने नेपोलियन को इस वॉर में हराया था, बैटल ऑफ वाटरलू में. ये भी एक नॉलेज का पॉइंट है. चलिए, अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सिडरी अलायंस था. ठीक, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर को इन्हें करने का श्रेय जाता है. किसके थ्रू? सब्सिडरी अलायंस सिस्टम लाया, मिलिट्री कैंपेन किया, फाइनेंशियल बर्डन था इनके टाइम में और एक कंट्रोवर्शियल लिगेसी भी ये छोड़ कर गए. ठीक, तो चलिए अब हम बात करेंगे सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के बारे में. ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? जो सब्सिडरी अलायंस है ये इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा
गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1798 से लेके 1805 तक थे। लेकिन ये जो कंसेप्ट तो था वो सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया, तो वो फ्रांस के गवर्नर जोसेफ फ्रेंकोइस ड्यूप्लेक्स के द्वारा बनाया गया एक कंसेप्ट था। ठीक, अब इसी को कॉपी करके ब्रिटिश ने किस तरह से अपना एक्सपेंशन किया इंडिया में, उसे हम यहाँ पे समझने वाले हैं। देखिए पर्पस क्या था इस सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के पीछे का ब्रिटिश हुकूमत का, वो था कि टू एक्सपेंड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडिया विदाउट द नीड फॉर अ डायरेक्ट एनेक्सेशन। वॉर नहीं करना है, वॉर नहीं करके जाना है इनके साथ, हाँ, ब्रिटिश का एक्सपेंशन करना है, ब्रिटिश कंट्रोल को इंडियन लैंड पे विदाउट द नीड फॉर डायरेक्ट एनेक्सेशन, बिना लड़ाई झगड़े किए। और ये जो था सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, इसका कोर क्या था, देखिए ये दो मोनार्क है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये एक रूलर है, ये बी दूसरे एरिया का रूलर है। तो उस टाइम में जो इंडिया की ये जो पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो एक रूलर दूसरे रूलर से हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। एंड कभी कभार किस रूलर को कोई होता था, उसका अलाय होता था ब्रिटिश, किसी का अलाय होता था फ्रांस, किसी का अलाय होता था डच, ये सारी चीजें, क्योंकि यूरोपियंस भी आपस में इंडिया में अपना सत्ता जमाने के लिए लड़ रहे थे और जो इंडिया के रूलर्स थे वो आपस में लड़ते थे। तो ये जो आपका स्ट्रैटेजी कहा जाए या सिस्टम कहा जाए ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया, तो ये इन्होंने रूलर्स को ऑफर किया कि हम आपके बदले हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे अगेंस्ट दिस रूलर। ठीक, तो इसी के थ्रू एक रूलर ने समझा कि हाँ ठीक है, इससे क्या होगा कि मुझे ज्यादा नुकसान नहीं होगा, मुझे ज्यादा वॉर पे नहीं जाना पड़ेगा, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, मैं अपना सत्ता क्या है, मेरा जो कंट्रोल है मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देता हूँ, और जो बी वाला है वो फ्रांस को दे देता था। तो इसके थ्रू ये क्या हो गया, ऐसे हो सब्सिडरी अलायंस बना। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाली ये थी कि जो ब्रिटिश अगर एक को प्रोटेक्ट कर रहा है तो इंटरनली ये बी से भी बात करता था छुप छुप के, और ये दोनों रूलर्स को आपस में एक दूसरे के प्रति जेलस, एक दूसरे के प्रति लड़ाई के लिए प्रेरित करता था। तो ये इसका मेन मोटिव था। हाँ, इसका ये हमें पता चल गया कि इस इम्पोर्टेंट क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश राज को यहाँ पे एक्सपेंड करना, ब्रिटिश का कंट्रोल जो है इंडिया पे वो बढ़ाना, और जो इंडियन रूलर्स हैं उनके पावर को कम कर देना, और क्या करना कि उनको कुछ इस तरह से बना देना इंडियन रूलर्स को कि वो पूरी तरह से ब्रिटिश पर निर्भर हो जाए और अपने प्रोटेक्शन के लिए, मतलब वो खुद ना करे, वो अगर उन पे कोई वॉर होता है तो ब्रिटिश के पास जाए कि तुम भैया हमारे लिए लड़ाई करो। ये इनका एक मोटिव था। ठीक, जिसकी वजह से इस सब्सिडरी अलायंस सिस्टम की वजह से क्या हुआ कि एनेक्सेशन ऑफ मैनी इंडियन स्टेट्स बहुत इजीली हो गया। ठीक, ये एक पॉइंट हो गया आपका। इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या होंगे, ये हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश पर्सपेक्टिव से। तो देखिए ब्रिटिश राज के लिए इसका पॉजिटिविटी ये रहा कि इन्होंने ये जो स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी लाई इंडियन रूलर्स के पास वॉर को खत्म करके। ठीक, जो इंडियन स्टेट्स थे अब वो वॉर पे नहीं जाएंगे डायरेक्टली। कुछ पॉइंट ये था कि इन्होंने इंडिया में मॉडर्नाइजेशन को लाया, इंडियन इकोनॉमी को प्रमोट किया, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया, इंट्रोड्यूस वेस्टर्न आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, जिसकी वजह से एजुकेशन हो गया, ये सारी चीज़ों को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। नेगेटिव एस्पेक्ट क्या था इसका कि ये जो था ये इम्पेरियलिज्म का एक फॉर्म था। अब इसमें एक्सप्लॉयटेशन था, जो हमारे इंडियन रिसोर्सेज हैं, हाँ, इंडिया के स्टेट के जो रिसोर्सेज है उसका एक्सप्लॉयटेशन इन्होंने स्टार्ट कर दिया करना। इंडियन रूलर्स के पावर को वीकेन कर दिया, कमज़ोर कर दिया, और उनको बस एक पपेट बना के रख दिया, एक कठपुतली बना के रख दिया। ठीक, और अल्टीमेटली क्या हुआ, डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली जितने भी ये राज्य थे ये पूरी तरह से ब्रिटिश के कंट्रोल में आ चुके थे अब। ठीक, ये इसके कुछ पॉइंट्स हो गए इंपॉर्टेंट। जैसे कि if इसका की फीचर देख लेते हैं। अब इस आपके सब्सिडरी अलायंस सिस्टम का क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो भी इंडियन स्टेट्स हैं रूलर, वो क्या करेंगे, अपने धरती पर किसको रखेंगे, ब्रिटिश गैरिसन, मतलब ब्रिटिश के द्वारा प्रोवाइड किए गए जो भी उनके सैनिक होंगे उसको, ये अपना जो सैनिक आर्मी होगा उसको बंद कर देंगे। हाँ,
ठीक, ये एक पॉइंट हो गया। और अपने टेरिटरी में ये ब्रिटिश आर्मी को, ब्रिटिश के जो फाइटर पर्सनल होंगे इसको रखेंगे। इंडियन रूलर्स हैड टू पे फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द ब्रिटिश गैरिसन। अब क्या था, जो इंडियन रूलर पहले अपने आर्मीज को देते थे, सैलरी हो गई, जो भी चीज, अब वो किसे देंगे, जो ब्रिटिश के लिए है। ब्रिटिश का आर्मी है लेकिन उसका जो आपका सैलरी होगा वो कहाँ से जाएगा, वो इंडियन रूलर के पास से जाएगा। तो यहाँ से ये एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज स्टार्ट हो गया इनडायरेक्टली। Indian rulers were forbidden from entering into treaties with other powers without British consent। अब क्या था कि अब कोई भी जो इंडियन रूलर है वो किसी भी दूसरे प्रांत से या स्टेट से किसी तरह का कोई ट्रीटी संधि नहीं करेगा जब तक कि उसको ब्रिटिश सरकार का कंसेंट, राजी ना मिल जाए तब तक। इंडियन रूलर्स वर रिक्वायर्ड टू सबमिट टू ब्रिटिश आर्बिट्रेशन इन एनी डिस्प्यूट विद अदर इंडियन रूलर्स। ठीक, देन फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ। ये दूसरा पॉइंट है इनके टाइम में। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर क्यों हुआ, देखिए इसके कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे कि फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो था वो टोटल चार मैसूर वॉर हुए हैं। एंग्लो मैसूर वॉर ये आपका फोर्थ फाइनल था। ये सीरीज ऑफ 4 वॉर हुए थे, उनका सबसे फाइनल था, किसके साथ हुआ था, किंगडम ऑफ मैसूर के साथ। और इस टाइम मैसूर का कौन रूलर था, वो रूल किया जा रहा था टीपू सुल्तान के द्वारा। और लड़ाई हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन टीपू सुल्तान को फ्रांस का सपोर्ट था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ थे मराठास एंड निजाम ऑफ हैदराबाद बिटवीन 1767 से लेके 79। और निजाम ऑफ हैदराबाद ही है पहला जो आपका ये साइन किया था सब्सिडरी अलायंस सिस्टम का। तो ये सबसे पहले रूलर थे जो आए थे सब्सिडरी अलायंस में विद ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब देखिए इसका क्या एक प्लेटफॉर्म था कि ये फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ। पहला था कि टीपू सुल्तान की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज थी, मतलब वो अपने राज्य का विस्तार करना चाह रहा था, ठीक, अपने किंगडम को बढ़ाना चाह रहा था साउथ इंडिया में। तो ये जो था ये ब्रिटिश और उसके जो अलायंस थे जैसे मराठास हो गए, उनके लिए एक अलार्मिंग पॉइंट था, उनके लिए मतलब एक नेगेटिव था कि अगर इसने विस्तार कर लिया तो उनका जो पावर है वो सिमट के लिमिटेड हो जाएगा। ठीक, दूसरा था फ्रांस का सपोर्ट था मैसूर को। टीपू सुल्तान ने डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश किया था फ्रांस के साथ, जो कि राइवलरी था किसका, ब्रिटेन का, और ये ब्रिटेन को बिल्कुल पसंद नहीं था। ठीक, और उसको वॉर में मिलिट्री अलायंस भी देता था। फिर तीसरा पॉइंट है कि ब्रिटिश का जो डिजायर था कंट्रोल करना मैसूर पे, उसका कुछ पॉइंट थे कि एक तो मैसूर जो है वो रिसोर्सेस में बहुत रिच था और ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे आपका सेटअप है सर्दर्न इंडिया में एंट्री करने के लिए। तो ये एक पॉइंट इनको लगा। ठीक, अब देखिए इसके कुछ हम आपको कोर्स बता देते हैं। जैसे कि ब्रिटिश अलायंस था, अब ये वॉर का क्या कोर्स रहा। जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन के साथ मराठास थे और निजाम ऑफ हैदराबाद थे अगेंस्ट मैसूर, और मैसूर के साथ कौन था, फ्रांस था। ठीक, और जो मैसूर का राजा था रूलर वो टीपू सुल्तान। ब्रिटेन की स्ट्रेटजी क्या थी, द ब्रिटिश अडॉप्टेड स्ट्रेटजी ऑफ सराउंडिंग एंड आइसोलेटिंग मैसूर अटैकिंग फ्रॉम मल्टीपल डायरेक्शन। इस वॉर में मैसूर को चारों तरफ से घेर लिया गया और चारों तरफ से वॉर किया गया। फिर फॉल ऑफ श्रीरंगापटना हुआ 1799 में। ब्रिटिश की जो फोर्स थी उन्होंने श्रीरंगापटना को सीज कर लिया जो कैपिटल हुआ करता था मैसूर का, और वॉर में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई जिससे कि श्रीरंगापटना में वहीं पे टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। और जो ये सिटी था, जो ये आपका कैपिटल था, वो पूरी तरह से ब्रिटिश के अंडर में आ गया। तो यहाँ पे ये जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर था इसमें किसकी जीत हुई, ब्रिटिश की जीत हुई। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ, एंड ऑफ द मैसूर किंगडम हो गया। ठीक, ब्रिटिश डोमिनेंस हो गया साउथ इंडिया में, अब स्टार्ट हो गया ब्रिटिश पावर का इमर्जेंस स्टार्ट हो गया, ब्रिटिश पावर अब वहाँ पे एक्सपेंड करने लगी। राइज ऑफ द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम हुआ। अब फिर सब्सिडरी अलायंस सिस्टम का यहाँ पे ये जो रूल था इन्होंने इम्पोज कर दिया। ठीक, जिसकी वजह से अब इनको और ज़्यादा पावर मिल गया। इकोनॉमिक बेनिफिट्स ये थे कि जो मैसूर जो था वो रिच था आपके रिसोर्सेस में, जैसे कि सैंडलवुड हो गया और सिल्क में हो गया। तो ये एक तरह से ब्रिटेन के लिए फ़ायदेमंद हो गया अपना बिजनेस एक्सेस करने को। और ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, ठीक, जो एक सिग्निफिकेंट स्टेप हुआ था ब्रिटेन के लिए इंडिया में कॉलोनिज्म का, वो बढ़ गया। ये इसके कुछ पॉइंट थे आपके फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के। सेकेंड हुआ
थर्ड पॉइंट है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, जो कि 1803 से लेके 1805 तक रहा। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो था वो एक मेजर कन्फ्लिक्ट था किनके बीच, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा एम्पायर के बीच। ये आपका 18th और 19th सेंचुरी के बीच में हुआ। देखिए इसमें क्या होता है कि कॉज क्या था कि पेशवा बाजीराव सेकेंड का राइज हुआ। द राइज ऑफ बाजीराव सेकेंड, जो पेशवा का मतलब होता है आपका जो हेड थे ऑफ द मराठा एम्पायर। हाँ, इनके टाइम में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी राइज हुआ और इंटरनल कन्फ्लिक्ट पैदा हो गए। फिर आपका जिसकी वजह से ये वॉर को कुछ इनमें जो थे वो किसी और के साइड चले गए और इनको सपोर्ट कम मिलने लगा। तो यही इसका एक रीजन था कि आपको देखने को मिलता है कि ये वॉर हुआ और इस वॉर में भी मराठास की हार हुई और ब्रिटेन को एक अच्छा मौका मिल गया अपने राज्य का एक्सपेंशन बढ़ावा देने को। फिर ट्रीटी ऑफ बैसिन। ट्रीटी ऑफ बैसिन एक एग्रीमेंट है जो दिसंबर 31 1802 में हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए यही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब एंग्लो मैसूर वॉर हुआ तो मराठास के टाइम थे, बट ओवर द टाइम जब इनको अपना इंटरेस्ट दिखने लगा तो ये उन्हीं से लड़ पड़े। तो ये कब हुआ था आपका ट्रीटी ऑफ बैसिन? ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव सेकेंड के साथ, जो पेशवा प्राइम मिनिस्टर थे मराठास के, मराठा एम्पायर के। ये आपका हुआ था मुंबई में 1802 में। ठीक, अब देखिए इसके जो निगोशिएट कौन कराया था, एक आपके ब्रिटिश डिप्लोमेट थे बार्थोलोमेव क्लोज कहा जाता है, और जो मराठा के डिप्लोमेट थे वो थे रामचंद्र घामेकर थे। इन दोनों के बीच में ये ट्रीटी निगोशिएट कराया गया था। ये इसके कुछ आपके पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये आपका है ट्रीटी ऑफ बैसिन। ट्रीटी ऑफ बैसिन की बात करते हैं एंड इस ट्रीटी के कॉज क्या थे? देखिए इंटरनल कन्फ्लिक्ट था मराठाओं में आपस में ही। महाजी शिंदे जो थे 1794 में उनकी डेथ हुई, तो उसके बाद जो मराठा एम्पायर था वो अलग फ्रेगमेंट होते गए, छोटे छोटे डिवीजन इनके होते गए और इंटरनल राइवलरीज बढ़ गया, जिसकी वजह से ये जो कन्फ्लिक्ट है ये मराठा में बढ़ गया। फिर बाजीराव सेकेंड का उदय हुआ, तो ये एक यंग पेशवा थे एंड ये बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहे थे, जैसे कि होलकर डायनेस्टी। तो इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक कहा कि सपोर्ट करें टू सिक्योर हिज पोजीशन। ठीक, और ब्रिटेन का क्या था कि उसे तो अपना एक्सपेंशन करना था, तो बस यही रह गया था। ये इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिर वेलेस्ली ने तंजौर को अपने अंडर में किया, सूरत को अंडर में किया और कर्नाटक को अपने अंडर में किया। ये टाइम है 1799, 1800 और 1801। पहले कॉज पढ़ लेते हैं तंजौर का। देखिए तंजौर में क्या हुआ, ये इनका कहना है कि ये क्यों हुआ। ये इनको कुछ पॉइंट मिल गए यहाँ के अटैक करने का ब्रिटिश सरकार को, कि हाँ इनका कहना है कि मिसरूल है और इनस्टेबिलिटी है। जो मराठा रूलर्स थे तंजौर के, उन पे ये इन्होंने लगाया आरोप कि ये मिसरूल कर रहे हैं, ये प्रॉपर तरीके से अपने स्टेट को नहीं चला रहे हैं, करप्शन बढ़ गया है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, जिसकी वजह से स्टेट में इनस्टेबिलिटी और अनरेस्ट हो गया है। तो ये इनका एक पॉइंट था इसको अपने कब्जे में करने का। दूसरा पॉइंट था कि ब्रिटिश का इकोनॉमिक इंटरेस्ट था यहाँ पे। ठीक, इकोनॉमिक इंटरेस्ट जैसे कि राइस और टेक्सटाइल में ये एरिया काफी रिच है, तो ये इसको एक पॉइंट मिल गया। स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, स्ट्रैटेजिक लोकेशन बात करें साउथ में तो ये है आपका, ठीक, जिसको ब्रिटिश अपने कंट्रोल में लाना चाहता था और जिसकी वजह से अपना ये एक्सपेंड करना चाहता था राज्य को, जो कि काफी ज्यादा रिच है आपके सिल्क में, टेक्सटाइल के लिए, राइस के लिए। तो ये इसका पॉइंट था, इसका अपना पर्सनल इंटरेस्ट था, बस ये कहने के लिए ये पॉइंट इसने डाल दिया। फिर सूरत की बात करें तो यहाँ पे भी इनके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एक तो मिसरूल और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट था, पॉलिटिकल एक्टिविटीज थे, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस थे। मिसरूल क्या है कि नवाब ऑफ सूरत जो था उस पर ये एक्यूज किया गया, उस पर आरोप लगाया गया कि ये अपने स्टेट को सही से चला नहीं रहा है, जो फाइनेंस है वो पूरी तरह से इनस्टेबल कंडीशन में चला गया है, कोई प्रॉपरली तरीके से स्टेट का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो जिसकी वजह से इन्होंने इसको अपने अंडर में किया। ठीक,
और इकोनॉमिक डिक्लाइन हो रही है, तो क्यों ना हम इसको अपने उसमें अंडर में कर ले और हम इसे चलाएं। पॉलिटिकल बात करें तो जो सूरत देखिए एक सीशोर एरिया पे है, ठीक, समुंदर तट पर है, और जो पोर्ट है वहां पे सूरत का वो है आपकी पायरेट्स, ऐसा माना जाता है कि वहां पे जो ये लुटेरे थे आ जाते थे, तो जिसकी वजह से जो ये ट्रेड है वो एक ब्रिटिश का जो शिपिंग आपका शिप्स आते थे, तो ये ट्रेड डिस्प्यूट करते थे, जैसे कि लूट लेना, तो जिसकी वजह से इनको इकोनॉमिकली नुकसान हो रहा था, ठीक। तीसरा है स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंट, पोर्ट सिटी है, वेस्ट कोस्ट में है, और ये इम्पोर्टेंट है ट्रेड और कम्युनिकेशन से, यहीं से जो आपके मटेरियल्स होते थे वो इस साइड यूरोप के साइड जाते थे वेस्टर्न से होते हुए, तो ये एक स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था। फिर कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पे मिसरूल, करप्शन, फाइनेंशियल बर्डन ऑन द ब्रिटिश, और स्ट्रैटेजिक लोकेशन की बात करें तो साउथ में था मैसूर और मराठा एम्पायर बॉर्डर शेयर करता था, तो अगर ये यहाँ पे कब्जा कर लेते हैं तो इनको इजी होता है साउथ में अपना राज्य को एक्सपेंड करना। दूसरा है फाइनेंशियल बर्डन ऑन द ब्रिटिश, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, नवाब के जो वहाँ का जो नवाब था वो काफी ज्यादा लेविश तरीके से रहता था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि स्टेट की इकोनॉमी कहाँ जा रही है, तो उसका ये खर्चा चलाते चलाते तंग आ चुके थे, तो इन्होंने कहा कि अब बस हो बहुत हो गया, अब इसको हम अपने डायरेक्ट कंट्रोल में लेते हैं। मिसरूल, अगर वो लेविश अगर किसी स्टेट का रूलर है या कोई आपके स्टेट का, आज के टाइम की बात करें, डेमोक्रेटिक टाइम की बात करें, तो वो अपने लाइफ स्टाइल में ही बिजी है, उसके पास टाइम नहीं है अपने एरिया के एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड ऑर्डर को देखने के, तो ऑब्वियसली जो स्टेट है वो लो होगा, उसका डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो यहाँ पे यही कारण है जिसकी वजह से वहां पे उस टाइम नवाब कौन था, मोहम्मद अली खान वलाजा, तो इसकी वजह से आपकी करप्शन बढ़ेंगे, मिस रूलिंग बढ़ेंगे, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो आपका सही नहीं होगा, जो कि सोशल इंस्टेबिलिटी को भी प्रमोट करेंगे, ठीक। तो ये कुछ पॉइंट्स थे आपके गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम में हुए थे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और आपके ये जनरल नॉलेज को भी बढ़ाएगा। होप आपको ये जो टॉपिक है समझ में आया होगा, इसके पॉइंट्स। तो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपना समय दिया। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।